हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का 6th चैप्टर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके पहले की सारे चैप्टर की वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो भी आप ज़रूर से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इससे पहले हमने देखा था कि लेजर, पहले जैसे कि अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और फिर उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हम जाते हैं। ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है। इसमें एक प्रोसेस भी आता है जो लेजर पोस्टिंग का। तो लेजर पोस्टिंग में ईच एंड एवरी अकाउंट्स हम बना लेते हैं और फिर जो जो ट्रांजेक्शन होती है कि उस अकाउंट के रिलेटेड, वो सब हम वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। उसकी सब हम ट्रांसफ़र करके, एंट्रीज ट्रांसफ़र करके उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं अकाउंट में और फिर उसका टोटल बनाते हैं। फिर वो टोटल जो हुआ, जो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट्स होते हैं, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। तो हम पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस ये क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं पहले मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? Meaning of trial balance. Trial balance is a statement showing the balances or the total of debits and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts. Read it again. Trial balance is a statement showing the balances and total of debits and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts. जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं उन सब की जो टोटल होती है, डेबिट कॉलम की जो टोटल होती है, या फिर क्रेडिट, कुछ अकाउंट की क्रेडिट का बैलेंस होता है, उन सब की टोटल हम जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ अकाउंट, इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो फिर, और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि विद द व्यू ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकली एक्यूरेसी रखने के लिए, उन टोटल की जो मैथमेटिकली एक्यूरेसी हो, मतलब जो टोटल हो वो एक्यूरेट हो, वो एक्यूरेट टोटल ही हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। और ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं, उन सब लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, उन सब की टोटल हम ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये हुआ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे, जैसे कि रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसे सब प्रोसेस होते हैं टिल द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब जो प्रोसेस होता है, इसमें एक ट्रायल बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें समराइजिंग ऑफ ऑल द बैलेंसेस आ जाते हैं। समराइजिंग जो एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है शोज फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में ऑल, जो ईयर एंड में जो ट्रांजैक्शन हुई है लेजर्स के रिलेटेड, लेजर अकाउंट्स के रिलेटेड, वो सब फाइनल तक उसकी टोटल आ जाती है ट्रायल बैलेंस में। और ये ट्रायल बैलेंस देख के ही हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, वो बनाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस है, वो हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, इसीलिए ट्रायल बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, तो ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? तो नॉर्मली बच्चों ट्रायल बैलेंस ईयर एंड में बनाते हैं। एट द एंड ऑफ हमारा अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है, तब ईयर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में हम बनाते हैं। लेकिन सम ऑफ द सिचुएशन या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, ये हम मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, या फिर ईयर एंडली तो हम बनाते ही है। और ये कंपलसरी है, ट्रायल बैलेंस हर एक को बनाना कंपलसरी होता है। तो it may be prepared monthly, quarterly, half yearly and annually depending on the circumstances और depending upon the requirements of the business। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो
तो हम क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली भी ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हम देखते हैं। टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, हमें फाइंड आउट करना है, असर्टन करना है क्या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट्स की जो पूरी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, पूरी टोटल करेक्ट है या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें असर्टेन करना है, वो हमें ढूंढ के निकालना है थ्रू ट्रायल बैलेंस। देन नेक्स्ट, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, तो अगर नहीं है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब टोटल नहीं मैच हो रहा है, टोटल में कुछ गलती हो रही है, तो वो हम लोकेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एरर हमें लोकेट होते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस थ्रू। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हुआ है, तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर हुई है। तो नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या है? टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस के जरिए, ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस लेकर, लेजर अकाउंट्स के बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो बैलेंसेस लेके हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और हम बैलेंस शीट तक बना सकते हैं। और ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस होता कैसा है, ट्रायल बैलेंस का प्रोफॉर्मा क्या है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है ट्रायल बैलेंस ऑफ एनी फर्म, मतलब सपोज सनलाइट फर्म, सनलाइट लिमिटेड, यहाँ पे नाम आएगा, जिस कंपनी का वो ट्रायल बैलेंस है उसका नाम आएगा। फिर ये स्टेटमेंट है एज ऑन, ये स्टेटमेंट है ईयर एंड का 31 मार्च 2020, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये प्रोफार्मा है, यहाँ पे अकाउंट टाइटल आएंगे, मतलब किस किस लेजर का अकाउंट है। सपोज मशीनरी आएगा, यहाँ पे परचेसेस आएंगे, परचेसेस, सेल्स, ऐसे बहुत सारे, कैपिटल, लोन, बहुत सारे जो हमारे जो लेजर्स होंगे बिजनेस के रिलेटेड, वो सब के टाइटल यहाँ पे आएंगे। और फिर यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम आएगा, यहाँ पे डेबिट, मतलब मशीनरी का डेबिट बैलेंस, मशीनरी का जो क्लोजिंग का बैलेंस है वो डेबिट, उसकी टोटल डेबिट की कॉलम में आएंगी, परचेसेस की डेबिट की, सेल्स की क्रेडिट की क्रेडिट साइड में आएंगी, कैपिटल की क्रेडिट साइड में। जो अकाउंट्स डेबिट बैलेंस दिखाते हैं उनकी बैलेंसेस डेबिट कॉलम में आएंगी, जो अकाउंट्स क्रेडिट बताते हैं उनकी जो टोटल ऑफ अकाउंट्स आएंगी वो क्रेडिट साइड में दिखानी पड़ेगी, और फिर हम करेंगे उनका टोटल। और टोटल ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही आना चाहिए, मतलब अगर आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर है, और वो हमें ढूंढने पड़ेगी, वो हम निकालनी पड़ेगी, वो फिर से हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके कुछ मेथड्स है, ये किस किस मेथड से बना जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इन फॉलोइंग 3 वेज, तो इन 3 वेज, 3 मेथड्स के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं पहली मेथड है टोटल मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल मेथड में जो पूरे डेबिट साइड की जो टोटल होती है वो, और क्रेडिट साइड के पूरे टोटल की टोटल होती है वो सब का सब ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होती है। तो हम पढ़ते हैं टोटल ऑफ ईच साइड इन द लेजर की टोटल ऑफ पूरी साइड, मतलब वो डेबिट साइड भी हो गई और क्रेडिट साइड भी हो गई, इज असर्टेन सेपरेटली एंड शोन इन द ट्रायल बैलेंस इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स। तो ये टोटल मेथड में हम क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर सपोज एक मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी का जो डेबिट बैलेंस का
टोटल होता है वही यहाँ पे लिया जाता है। या फिर कैपिटल हो तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस की टोटल हो वही इस ट्रायल बैलेंस में ली जाती है। इस मेथड को बोलते हैं टोटल मेथड। यहाँ पे डेबिट हो या क्रेडिट हो, उन ऑल लेजर अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट की टोटल ली जाती है। टोटल लेके जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसे बोलते हैं, वो मेथड को बोलते हैं टोटल मेथड। ये मेथड यूज़ नहीं होती है, मतलब वाइडली इन प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल लेते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है या फिर जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, सिर्फ टोटल ही दिखाई देती है उस एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स की, और या फिर डेबिट और क्रेडिट यही सिर्फ बताया जाता है। इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखाती, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती इन प्रैक्टिस में। तो ये टोटल मेथड इज़ नॉट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। Total method does not help in assuming accuracy of balances of various accounts। यहाँ पे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिखाई जाते, सिर्फ टोटल दिखाई जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है इसलिए ये जो टोटल मेथड थ्रू बनाए गए ट्रायल बैलेंस हम उसके ज़रिए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते, तो ये हेल्प नहीं करता है प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड है बैलेंसेस मेथड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय शोइंग the balances of all the ledger accounts and then totaling up the debit and credit columns of the trial balance to ascertain correctness। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑल लेजर्स अकाउंट्स है उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो यहाँ पे ली जाती है। मतलब मशीनरी लिया, सपोज मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिया डेबिट में, और जो अगर उसमें कुछ एडिशंस हुई या फिर डिलीशन हुई ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो वो भी हम वहाँ पे उस लेजर अकाउंट्स में दिखाएंगे। और उसके बाद डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे उस मशीनरी में, और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो हम फिर डेबिट करके वो क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट लेके उसकी जो बैलेंस हुआ है वो बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड हम ज़्यादातर उपयुक्त है, ज़्यादातर यही प्रैक्टिस में चलती आ रही है, तो ये वाइडली यूज्ड है। और इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ज़्यादा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है। इसमें हम बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं सारी ट्रांजैक्शन देख के, सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग देख के, और फिर उसके बाद हम वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये ज़्यादा वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है टोटल कम बैलेंसेस मेथड। मतलब क्या, ये तो इसके नाम में ही है टोटल कम बैलेंसेस मेथड। मतलब ये जो मेथड है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मेथड और कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंसेस मेथड है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टोटल ऑफ ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट्स लिए जाती है और उनके बैलेंसेस भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल भी ली जाती है और बैलेंसेस भी ले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसीलिए ये जो मेथड है टोटल कम बैलेंस मेथड, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो हम चलो पढ़ते हैं। टोटल कम बैलेंसेस मेथड इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मेथड एंड बैलेंसेस मेथड। ये एक कॉम्बिनेशन है टोटल मेथड का और बैलेंसेस मेथड का। ये नॉट इज यूज्ड इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इस मेथड थ्रू बनाए गए ट्रायल बैलेंस में हमें टोटल भी लिए जाते हैं अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स के, एज वेल एज द बैलेंसेस भी दिखाए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो मेथड है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए इज़ नॉट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते हैं तब किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान में रखते हुए ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। तो पहला है
ऑल डेबिट बैलेंसेस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस जब बना के रेडी हुआ तो हमें देखना चाहिए कि जो डेबिट के बैलेंस है वही इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस है क्या। मतलब यहाँ पे जो कॉलम है ये टोटल ऑफ डेबिट है वही सेम क्रेडिट ऑफ टोटल है क्या, डेबिट कॉलम की टोटल और क्रेडिट कॉलम की टोटल सेम है क्या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। अगर है तो ही हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, अगर नहीं है तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है। तो यहाँ से अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। अगर है, अगर बैलेंसेस इक्वल है तो क्या है, तो यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एग्जिस्ट है, अगर नहीं है तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोई गारंटी है क्या कि वो करेक्ट ही है। अगर करेक्ट नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हमें ढूंढना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं एरर है या देयर कैन बी एरर्स और नो गारंटी दैट एंट्री इज करेक्ट। या फिर जो एंट्री ट्रांसफ़र की है, जो एंट्री बनाई गई है, उसका पोस्टिंग हुआ है लेजर का, वो करेक्ट नहीं हुआ है। ये हमें देखना पड़ता है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देन अगर एरर्स डू नॉट द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर एरर है तो ये डेबिट कॉलम की टोटल और क्रेडिट कॉलम की टोटल सेम नहीं आएगी। तो ये एरर हमें लोकेट करनी पड़ेगी और लोकेट करने के बाद अगर ढूंढनी पड़ेगी, अगर ढूंढने के बाद हमें पता चला कि अरे या इस अकाउंट में एरर है तो वो एरर हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं वो कौन सी एरर्स है और हम उसे कैसे लोकेट और रेक्टिफाई करते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ एरर है, तो वो एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो एरर्स के टाइप्स क्या है वो अब हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो स्टूडेंट्स पहला एरर है एरर्स ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन की एरर मतलब क्या। एरर्स आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, wrong totaling और wrong balancing of accounts, wrong casting of subsidiary books और wrong recording of amount in the books of original entry। तो पहले एक एक करके हम देखते हैं। पहला है किस किस की वजह से एरर ऑफ कमीशन आ सकता है। ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे है सेल किया, सपोज सेल ₹10,000 टू राम को सेल किया, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग पोस्टिंग शाम को हो सकती है। लेकिन जब हम जनरल एंट्री करते हैं या फिर पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग मतलब लेजर को, तो हम राम के अकाउंट में सेल लिखने के लिखते नहीं, हम शाम के अकाउंट में लिखते हैं। मतलब जो पोस्टिंग होती है उस जनरल एंट्री की तो अदर कौन से भी अकाउंट्स में हो जाती है, रॉन्गली हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रॉन्ग पोस्टिंग। नेक्स्ट कौन सा रीज़न हो सकता है, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की टोटल गलत हो सकती है या फिर बैलेंस, जो बैलेंस हमने लिया है, सपोज मशीनरी का बैलेंस हुआ या फिर मशीनरी अकाउंट की टोटल हुई वही गलत लिखी तो भी ये एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। नेक्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। अगर सेल्स की एंट्री है और हमने उसकी ट्रांजैक्शन परचेस में रिकॉर्ड की, परचेस बुक्स में रिकॉर्ड की, या फिर कैश की है हमने जर्नल में रिकॉर्ड की, सब्सिडरी बुक्स ही गलत निकली तो भी ये एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। नेक्स्ट है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में ही हमने गलत तरीके से रॉन्ग अमाउंट लिख दी। अगर 10,000 का सेल ऑफ अमाउंट है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, लेकिन हमने उसे ₹100 ही लिख दी रॉन्गली या फिर ₹1000 ही लिख ली, तो ये रॉन्ग अमाउंट होने की वजह से भी ये एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। तो ये सारी रीजंस है और उनकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट एरर क्या है, एरर्स ऑफ ओमिशन। ये हुआ है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन में बी कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द टू टाइप्स। यहाँ पे कमिट होता है कब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वक्त ही वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता, ओमिट हो जाता है, उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है कंप्लीट ओमिशन और सेकंड है पार्शियल ओमिशन।
मतलब कंप्लीट ओमिशन, हमने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं की तो वो होता है कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन मतलब वो ट्रांजैक्शन हमने एक अकाउंट में रिकॉर्ड की लेकिन दूसरे अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन मतलब कंप्लीट ओमिशन ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड में ही, जर्नल में ही हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। मतलब क्रेडिट सेल्स टू मोहन, ये हमने सेल्स अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं किया या फिर सेल्स अकाउंट्स में भी इसकी एंट्री नहीं की और मोहन अकाउंट में भी इसकी एंट्री नहीं की, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, पार्टली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, पार्टली ओमिटेड होते हैं उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब क्रेडिट सेल्स टू मोहन, हमने क्या किया, हमने रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक्स, सेल्स बुक्स में उसका रिकॉर्डिंग हो गया लेकिन हमने मोहन के बुक में उसका, मोहन के अकाउंट में या मोहन के बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब हम वो ओमिट कर देते हैं। तो ये हुआ, फर्स्ट हुआ एरर ऑफ कमीशन, सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, हमने देखा कि मोस्टली हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एज पर द गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, उन प्रिंसिपल ने जैसे बताया गया है वैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उन प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो भी कुछ एरर्स आ जाती है और उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, उसकी वजह से जो एरर्स आ गए उसे बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो देखते हैं, an error of principle may occur due to incorrect classification of expenditure or receipt between the capital and revenue। मतलब जो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर या फिर कुछ ऐसे रेवेन्यूज़ होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अगर हमने सपोज एक बिल्डिंग है हमारी, ऑलरेडी 1 लाख की बिल्डिंग है लेकिन हमने उसे एडिशन, बिल्डिंग में उस एडिशन 50,000 का कर दिया तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,50,000। जो एडिशन टू द बिल्डिंग हो गई है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए। तो हमारी जो असेट साइड है, ये बिल्डिंग की जो डेबिट साइड है वो बढ़ती है, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। लेकिन हमने क्या किया, वो जो 50,000 का जो खर्चा किया बिल्डिंग एडिशन के लिए वो हमने बिल्डिंग में ऐड नहीं किया, वो हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को दिखाया। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो भी डेबिट ही हुआ है, वो भी एक्सपेंडिचर है लेकिन वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो हमने वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब जो एक्सपेंडिचर हमने कैपिटल नेचर के लिए किया तो वो कैपिटल में, वो असेट्स में ऐड होना चाहिए, उसका भले ही बैलेंस डेबिट हो, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है लेकिन वो रेवेन्यू नेचर है। और जो बिल्डिंग का एडिशन टू बिल्डिंग है वो कैपिटल नेचर है। तो इनका जो डिफरेंस है वो उसके उन जो अकाउंटेंट है उसके ध्यान में नहीं आते हुए जो वो एरर करता है उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सेम जैसे असेट में एडिशन होगा तो डेबिट बैलेंस ही बढ़ेगा और अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में रहेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और डेबिट बैलेंस ही बढ़ेगा, लेकिन इस डेबिट ही बढ़ेगा। इसकी वजह से अगर ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो हम एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बट इट मे लीड अंडर और ओवर स्टेटिंग द इनकम और असेट और लाइबिलिटीज़। मतलब यहाँ क्या हुआ है, एग्जाम्पल में हमने अगर बिल्डिंग एडिशन टू बिल्डिंग किया है तो बिल्डिंग में ही वो ऐड होना चाहिए, बिल्डिंग की वैल्यू ओवर स्टेटेड होनी चाहिए। लेकिन हम अगर वैसा नहीं करते, अगर बिल्डिंग में वो नहीं करते और उसकी वजह से हम न करते हुए हम अगर उसको रेवेन्यू को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख के अगर हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो ओवर स्टेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और अंडर स्टेटेड टू असेट हो सकता है। तो इसका में एरर ऑफ प्रिंसिपल का लीडिंग क्या हो सकता है, अंडर स्टेटेड या फिर ओवर स्टेटेड ऑफ इनकम, रेवेन्यू, असेट एंड
लाइबिलिटीज़ पे उसका असेट्स हो सकता है, या अंडर स्टेटेड हो सकते हैं या फिर ओवर स्टेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग मतलब दोनों एरर्स कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, नलिफाइड हो जाते हैं और इसका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। तो वो कौन से एरर्स है वो हम देखते हैं। पहले समझते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स मतलब क्या। व्हेन 2 or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors of the debits and credits of accounts is nil। मतलब किसी का डेबिट बैलेंस एक्स्ट्रा हो जाता है और क्रेडिट बैलेंस भी एक्स्ट्रा हो जाता है, इसकी वजह से वो दोनों सेम लाइन पे ही नलीफाई हो जाते हैं, दोनों सेम लाइन में हो जाते हैं, तो डिफरेंस नहीं आता, तो उसे बोलते हैं कि कॉम्पेंसेटिंग। मतलब कुछ अकाउंट्स 2 और मोर अकाउंट्स, इसमें दो से भी ज़्यादा अकाउंट्स आ सकते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में। वो 2 अकाउंट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, इससे इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई डिफरेंस नहीं आता, इसे बोलते, और इसका ट्रायल बैलेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द टैलिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सपोज परचेज बुक है, ओवर कास्ट ₹10,000, तो परचेज बुक का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, ओवर कास्ट हो गया। ओवर कास्ट मतलब बढ़ा हुआ दिखा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ दिखा, तो ये एक गलती है, वो एक एरर है। लेकिन सेम टाइम क्या हुआ, एंड सेल्स रिटर्न बुक है, उसका सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस भी डेबिट ही आता है, लेकिन उन्होंने दूसरी गलती क्या की, सेम टाइम उन्होंने सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस है वो अंडर कास्ट दिखाया 10,000 से, सेम अमाउंट से ही अंडर कास्ट मतलब कम दिखाया 10,000 से। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस यहाँ पे कम है, तो ये दोनों कॉम्पनसेट हो गए, तो फिर डेबिट को ये ज़्यादा और ये कम का नलिफाइड हो गया और इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉम्पनसेट हो गए, तो ये गलती ही है, ये ओवरसेट दिखाई, ये गलती ही है, ये एरर ही है। अगर सिंगल दिखाए तो ये एरर ऑफ कमीशन हो जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ सेम टाइम कॉम्पनसेट हो गए, इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो ये एरर्स के ये 4 एरर्स है, ये आपके लिए शॉर्ट नोट के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम ट्रायल बैलेंस करते वक्त जब हम एरर्स लोकेट करते हैं, एरर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर वो एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होता है या फिर कुछ एरर्स की वजह से नहीं होता, वो कौन से एरर्स है, उनकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अगर एरर्स हो गए, अगर हमने फाइंड आउट कर दिया, सर्च कर दिया कि एरर्स हो गए हैं, तो वो एरर्स अब हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसे हम करेक्ट कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अदर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है वो, और 2 टाइप्स में कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं होता, या फिर एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, या फिर ऐसे गलतियाँ जिसका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में होता है। तो पहले हम देखते हैं कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो वो कौन से हैं और उनके टाइप्स क्या है वो देखते हैं। तो एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द कंसर्न अकाउंट्स। अगर हम कुछ एंट्री करते वक्त हमने गलती से एक अकाउंट को डेबिट देने की वजह से उसको क्रेडिट दे दिया हो, या फिर कुछ प्रिंसिपल फॉलो नहीं की हो, तो ऐसे गलतियां हमने, ऐसे एरर्स हमसे हो गई हो, तो उस वक्त हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम उनको प्रॉपर जो कंसर्न अकाउंट्स है उसको करेक्ट करके हम वो गलतियां सुधार लेंगे। तो पहले हम एक कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल एंट्री। कुछ ऐसे ओरिजिनल बुक्स में या फिर जर्नल में कुछ ट्रांजैक्शन हम फुल्ली ओमिट कर दिए हैं, हमने कुछ ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो वो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम उसे फिर से रिकॉर्ड करेंगे और फिर से रिकॉर्ड करके हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हम पहले देखते हैं एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹10,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल बुक। ये हमने क्रेडिट सेल किया था मोहन का
मोहन को क्रेडिट सेल किया था 10,000 रुपीज़ का, और हमने ये ये ट्रांजैक्शन है हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है। तो हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस जिस डेट पे हुआ है ये ट्रांजैक्शन वो डेट लिख देंगे और एंट्री बना देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये हो गई इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सेकेंड है, अगर क्या हुआ होगा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हमने गलती से रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी हो, तो मतलब अगर क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 रुपीज़ वेयर रिकॉर्डेड एज 1,000 इन सेल्स बुक, मतलब हमने कुछ 10,000 रुपीज़ की जगह हमने 1,000 रुपीज़ ही लिख दिए, रॉन्गली लिख दिए। तो फिर क्या होगा, तो हम उसे करेक्ट करेंगे। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी कि रॉन्ग एंट्री हमने क्या की होगी, मोहन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपीज़। तो लेकिन अभी उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो ये 1,000 का ही हमने रिकॉर्डिंग की है, तो अभी हमें 9,000 का डेबिट और क्रेडिट देना बाकी है। तो हम रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेक्टिफाई एंट्री हम करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट 9,000, क्योंकि 1,000 हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, अभी 9,000 देना बाकी है, 9,000 लिखना बाकी है, इसीलिए 9,000। और फिर सेल्स को क्रेडिट देंगे हम सेम 9,000 का, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9,000 को। ये हो गई उसकी रेक्टिफाई एंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज़ 10,000। हमने क्रेडिट किया मोहन को 10,000 का, वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक्स में उसका करेक्ट रिकॉर्ड हुआ, बट वॉज पोस्टेड इन राम। हमने क्रेडिट सेल्स किसको किया, मोहन को, और उसको सेल्स अकाउंट में बराबर एंट्री की, लेकिन हमने मोहन के बुक्स में करने की वजह नहीं की, मोहन के बुक में, और हमने किसकी बुक में कर दी, राम के बुक में। तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास की, राम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये रॉन्ग है या फिर ये एरर है, तो फिर ये रॉन्ग एंट्री है। तो करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है, ये करेक्ट है, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ये करेक्ट है, ये करेक्ट एंट्री है। तो अब हम, ये रॉन्ग है ये करेक्ट है, ये तो हमें पता चला, लेकिन अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाती है, हमें ये करेक्ट एंट्री है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब हमें मोहन अकाउंट को डेबिट देना है 10,000 से। तो हम क्या करेंगे, अभी मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 और हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना है, लेकिन जब हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी उस वक्त हमने सेल्स को क्रेडिट ऑलरेडी दे दिया है 10,000 का, लेकिन तो और राम अकाउंट को रॉन्गली डेबिट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, राम को रॉन्गली जो डेबिट दिया था तो राम को हम क्रेडिट दे देंगे 10,000 का। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नील हो जाएगा, तो राम अकाउंट निकल जाएगा 10,000 से, तो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री हो गई मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट। राम को जो डेबिट दे दिया था रॉन्गली, तो उसे अब करेक्ट करते वक्त उसको क्रेडिट दे देंगे 10,000 का। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री और इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो फोर्थ एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, रेंट पेड रुपीज़ 2,000 वॉज रॉन्गली शोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक। यहाँ पे क्या हुआ है, रेंट पेड किया है हमने 2,000 रुपीज़ का कैश देके किया है, तो फिर रेंट टू कैश ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसे डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट में, मतलब जिसका हमने रेंट पे लिया है उस लैंडलॉर्ड का नाम ही हमने डेबिट कर दिया। तो ये एरर है, ये तो मतलब ये एरर है, लेकिन उस लैंडलॉर्ड का रेंट की वजह से रेंट को डेबिट पड़ना चाहिए था, लेकिन हमने दे दिया लैंडलॉर्ड को डेबिट। तो इसका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा। डेबिट तो किसी को तो गया ही है, इसका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा, लेकिन ये एरर तो है। तो अब हम ये एरर कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे रेंट पेड रुपीज़ 2,000 एज रॉन्गली शोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक। तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपीज़, ये रॉन्ग है।
तो फिर करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है? करेक्ट एंट्री है, हमने रेंट दिया 2000 रुपीज़ कैश देके, तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट दिया है हमने तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट नहीं होगा, रेंट अकाउंट होगा, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है। रेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़, ये एक करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन अब तो हमने ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी, अब हमें उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो करेक्ट एंट्री में हमें डेबिट तो रेंट को देना ही था, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को हम डेबिट देंगे 2000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जब हमने रॉन्ग एंट्री की थी तो हमने कैश को क्रेडिट देना चाहिए था। तो हमने जब रॉन्ग एंट्री की थी तो उस वक्त हमने कैश को क्रेडिट ही दिया था। तो अब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, तो फिर करेक्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड दिख रहा है क्या, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट या क्रेडिट दिख रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम लैंडलॉर्ड अकाउंट को जब हमने डेबिट दिया था तो रेक्टिफाई जब करते वक्त हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 2000 रुपीज़ से, तो ऑटोमेटिकली ये रॉन्गली जो पोस्टेड हुआ था डेबिट वो क्रेडिट से निकल जाएगा, ये डेबिट क्रेडिट नलीफाई हो जाएगा और हमारी करेक्ट जो एरर थी वो निकल जाएगी और हमारी करेक्ट एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रेक्टिफाई एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, तो ये आप एग्जांपल्स नोट्स कर लीजिए।